हाँ तो चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो देखिए अभी तक जो हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था उसमें हम ये पढ़ते थे कि जो हमारा पार्टिकल है वो एक लाइन के अलोंग चलता था, और पार्टिकल जिस लाइन के अलोंग चलता था उस लाइन को हम एक्स एक्सिस मान लेते थे। तो हमारा मोशन कौन से डायरेक्शन में होता था? सारा मोशन एक्स डायरेक्शन में होता था। लेकिन इस चैप्टर में क्या होगा, हम पार्टिकल को फेंकेंगे धरती से, पार्टिकल को फेंकेंगे धरती की सरफेस से, पार्टिकल को फेंकेंगे। तो फेंका तो हमने रेक्टिलिनियर मोशन में भी था, लेकिन हम उसमें पार्टिकल को या तो ऊपर फेंकते थे या नीचे फेंकते थे, जिसके कारण पार्टिकल का जो मोशन होता था वो एक लाइन के अलोंग होता था। इस केस में हम पार्टिकल को ऊपर नीचे ना फेंक के किसी एंगल पर फेंकेंगे। जैसे हम लोग ऐसे पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर को हम पे कैसे फेंकते हैं? ऐसे किसी एंगल पर फेंकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर फेंकेंगे और उस मोशन को हम स्टडी करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा। तो देखिए कुछ कुछ अजम्पशन हमें लेने हैं इस पूरे मोशन को स्टडी करने में। क्या क्या अजम्पशन है मैं बता देता हूं। पहला अजम्पशन है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। तो देखिए रेक्टिलिनियर मोशन में भी एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लिया गया था, यहां भी एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानेंगे। मतलब एयर रेजिस्टेंस को हम तब तक कंसीडर नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में इसके बारे में बोला नहीं जाएगा। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर सरफेस ऑफ अर्थ एज ए फ्लैट सरफेस। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल है, तो उसका सरफेस जो है वो ऐसे कर्व्ड है। लेकिन हम जो मानेंगे हमारे डिस्कशन के लिए, हम मानेंगे कि अर्थ का सरफेस है जो वो फ्लैट है। हम ऐसा क्यों मान सकते हैं? तो देखिए उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ऐसा आप क्यों मान सकते हैं। तो आप इसलिए मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक स्फीयर है। अब मैं कह रहा हूं आप स्फीयर का इतना सा हिस्सा लीजिए, यहां से लेके यहां तक इतना सा हिस्सा लीजिए। तो आप इतने से हिस्से को लगभग फ्लैट बोल सकते हैं। बोलेंगे हाँ ठीक है, इतने से को फ्लैट बोला जा सकता है। हाँ, इतने पार्ट को फ्लैट नहीं बोला जा सकता, इतने पार्ट को फ्लैट नहीं बोला जा सकता, लेकिन इतने पार्ट को फ्लैट बोला जा सकता है। ठीक, तो अगर हमारा ये जो वो हिस्सा जिस हिस्से पे हम मोशन को एनालाइज करेंगे, वो हिस्सा अगर अर्थ के पूरे सरफेस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो अब हम उसको क्या मान सकते हैं? फ्लैट। तो जितना भी हमारा काम पड़ेगा, आप सोचिए अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो हमारा जो काम पड़ेगा वो इतनी ज्यादा डिस्टेंस से काम नहीं पड़ेगा। हमारा काम पड़ेगा 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। अब कहां 400 मीटर और कहां 6400 किलोमीटर, तो ये बहुत ज्यादा है। तो छोटा डिस्टेंस है तो हम उसको फ्लैट मान सकते हैं। तो ये हमारा अजम्पशन भी रीजनेबल है, कोई बुरी बात नहीं है। कब तक? जब तक हम ज्यादा डिस्टेंस से डील नहीं करते। अगला कि रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। आप सब जानते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है और अर्थ सन के अराउंड भी चक्कर काटती है, तो इन सब चीजों को हम नेग्लेक्ट करेंगे। ये सब चीजें रेक्टिलिनियर मोशन में भी नेग्लेक्ट की गई थी और ये सभी चीजें आज भी नेग्लेक्ट की जाएंगी। ठीक, फिर आगे चलते हैं कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इज वेरी लेस कंपेयर टू द एस्केप वेलोसिटी। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी के बारे में हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, जिन लोगों ने नहीं सुना उनके बारे में बताता हूं। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है, आप सोचिए जैसे आपने कोई पत्थर फेंका, चाहे ऊपर फेंको चाहे एंगल पे फेंको, पत्थर वापस आके गिरेगा। और तेज फेंको तो थोड़ा और दूर जाकर गिरेगा। अब आप इतना तेज पत्थर को फेंको कि वो वापस गिरे ही नहीं, मतलब वो धरती से छोड़ के बाहर भाग जाए, जुपिटर के पास चला जाए, बहुत दूर चला जाए। ठीक, इसका मतलब वो वापस धरती पर नहीं गिरा। तो जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका, जितनी मिनिमम वेलोसिटी हमें उसको बहुत दूर फेंकने के लिए चाहिए, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब निकल जाना, मतलब अपनी धरती से बाहर निकल गया, अब वो अपनी धरती पर वापस दोबारा नहीं आएगा। तो कितना मिनिमम वेलोसिटी से हम फेंकें कि वो हमारी धरती से बाहर निकल जाए, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। तो हमारी जो वेलोसिटीज होंगी वो एस्केप वेलोसिटी से बहुत कम होंगी, कम ही नहीं बहुत कम होंगी। जैसे अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, मतलब एक सेकंड में कितना चलेगा? 11.2 किलोमीटर। ठीक, तो हमारी वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब कहां 20 मीटर पर सेकंड और कहां 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर और मीटर बहुत फर्क है। ठीक, तो अब इसमें देखिए ये हमारे अजम्पशन हुए। अब हम जो इसमें पहला केस स्टार्ट करेंगे वो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है कि हम पत्थर को धरती की सरफेस से फेंकेंगे और वो वापस धरती की सरफेस पे आके गिरेगा।
तो आप बोलेंगे सर और कौन सा हो सकता है? अब सोचो हम छत से फेंके तो वो ग्राउंड टू ग्राउंड थोड़ी होगा, वो क्या होगा? वो होगा छत से ग्राउंड, तो वो हम अलग पढ़ेंगे। अभी हम कौन सा पढ़ेंगे? ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब धरती से फेंका और धरती पे ही आके गिर गया, मतलब जहां फेंका वहीं से आके गिर गया। हाँ, अब मान लो किसी बिल्डिंग की छत तो बहुत बड़ी है, तो आप उस छत पे फेंको पत्थर को, तो छत से फेंको और पत्थर छत पे ही आ गया, तो वो तो सेम कहानी हो गई। कैसे? जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड, वैसे छत से छत। ठीक। हाँ, जो अगला सेक्शन हम देखेंगे इसमें वो होगा जैसे छत से ग्राउंड, तो छत वाला पॉइंट कहीं और है, मतलब जहां से फेंका उसका हाइट अलग है और जहां पर वो जाकर गिरा उसका हाइट अलग है। ठीक, तो वो अलग है। तो पहले सबसे सिंपल केस सीखना स्टार्ट करते हैं, यहां से कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना स्टार्ट करते हैं और फिर आगे जाके उस चीज को यूज करके और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डील कर सकते हैं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मतलब ये आपकी धरती है और यहां से हम किसी पत्थर को फेंकेंगे और ये जो रेड कलर का पाथ बना है ये पत्थर का पाथ है। ये जो है ना, ये रेड कलर जो ये बना है ये कौन है? ये है पाथ। किसका पाथ? जिसको फेंका। तो हम किसी पार्टिकल को फेंके, जैसे मान लो कांच की गोली को फेंके या फिर पत्थर को फेंके, तो बहुत स्मॉल पार्टिकल हमको लेना है, उसके साइज को हमें अभी कंसीडर नहीं करना है, हमें उसको क्या मानना है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है, उसके साइज को अभी कंसीडर नहीं करना है। आगे चैप्टर्स आएंगे जिसमें साइज को भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अभी पहले कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन से। तो एक पार्टिकल मानना है और ये पार्टिकल का पाथ है। ठीक, तो देखिए जो जिस स्पीड से हम इसको फेंकते हैं उस इनिशियल स्पीड को बोलते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, और जितने एंगल पर हम वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं इनिशियली, जैसे पत्थर को इस डायरेक्शन फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी का कुछ एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, तो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। तो देखिए जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन हमेशा ट्रू है। फिजिक्स में कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, दैट इज ऑलवेज ट्रू कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, तो जो पार्टिकल का पाथ होता है ना, पाथ मतलब जिस पर वो चलकर गया उस पाथ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो उस पाथ के टेंजेंट के अलग होता है। जैसे ये मेरा पार्टिकल है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि लेट्स से इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी पार्टिकल, जब पार्टिकल इस पॉइंट से गुजरा होगा, जब पार्टिकल इस पॉइंट से गुजरा होगा तब उसकी वेलोसिटी किधर रही होगी, तो यहाँ टेंजेंट डाल दो। अब मैं जानना चाहता हूं कि पार्टिकल जब इस पॉइंट से गुजरा होगा तो उसकी वेलोसिटी किधर रही होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो। अब मैं जानना चाहता हूं जब पार्टिकल इस पॉइंट से गुजरा तो उसकी वेलोसिटी किधर रही होगी, उस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो। जब पार्टिकल इस पॉइंट से गुजरा होगा तब उसकी वेलोसिटी किधर रही होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो। और जब पार्टिकल यहां से यहां पर जब आकर गिरा, यहां पे जब पार्टिकल आकर गिरा तो ये उसका लास्ट पॉइंट होगा मोशन का, यहां पे उसकी वेलोसिटी किधर होगी, तो यहां टेंजेंट डाल दो। मतलब पाथ पर डाली गई टेंजेंट आपको क्या बताएगा, उस पार्टिकल का वेलोसिटी कब, जब पार्टिकल उस पॉइंट से गुजरेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो देखिए आपने जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में भी देखा था कि जो पार्टिकल होता है उसका एक्सेलरेशन हमेशा, चाहे उसकी वेलोसिटी हो मत हो, उसका एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है ग्रेविटी के कारण। कितना? जी। मतलब अगर कोई पार्टिकल हवा में है, कोई पार्टिकल कहां है, हवा में, उसकी वेलोसिटी से हमें मतलब नहीं है, पार्टिकल कहां होना चाहिए, हवा में होना चाहिए, कोई और कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है अर्थ के कारण वो कितना होता है, जी होता है, और वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, क्योंकि धरती हमेशा फोर्स लगाती है तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का हमेशा होगा। आप ऐसे याद रखो F = ma, न्यूटन सेकंड लॉ, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हम पढ़ेंगे भी आगे चल के, बस ऐसे ही अगर थोड़ा बहुत याद हो तो कनेक्ट करने के लिए, फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स नॉन जीरो है तो मास तो नॉन जीरो है ही, तो F = ma, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, नॉन जीरो। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है, चाहे उसकी वेलोसिटी किधर भी हो, किधर भी हो वेलोसिटी, बड़े ध्यान से सुन लें, वेलोसिटी किधर भी हो उससे मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन धरती के कारण हमेशा डाउनवर्ड, कितना, जी। अब जी की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 10 मीटर/सेकंड² यूज की जाती है। कारण क्या है, क्योंकि 10 से कैलकुलेशन थोड़ी आसान आएगी। तो देखिए मैंने आपको इस डायग्राम में यही दिखाने की कोशिश की है कि पार्टिकल कहीं भी हो, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी भी हो, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, उसका एक्सेलरेशन हमेशा जी होगा और किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक,
अब देखिए एक चीज हमने ये पढ़ी थी रेक्टिलिनियर मोशन में कि ax क्या होगा dvx अपॉन dt। अब आप सोचो कि अगर ax 0 हो जाए इसका मतलब इस चीज का डिफरेंशिएशन 0 है, और इस चीज का डिफरेंशिएशन 0 कब आ सकता है, जब ये चीज कांस्टेंट होगी। मतलब इसमें अगर ax 0 हुआ तो आपका vx क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, मैं पहले तैयार कर लेता हूं प्लेटफॉर्म। ठीक, ऐसे एक ay होता है, ay क्या लिखेंगे dvy अपॉन dt, ये हम देख चुके हैं रेक्टिलिनियर मोशन में। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो ay नॉन जीरो है, मतलब ay जीरो नहीं है, तो ay अगर जीरो नहीं है मतलब vy का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं है, और vy का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं है मतलब vy कांस्टेंट नहीं है, और vy कांस्टेंट नहीं है मतलब vy बदलेगा। जो कांस्टेंट नहीं है वो क्या होगा, चेंज होगा, बदलेगा। तो मैंने वही लिखा है कि इफ ay नॉट इक्वल टू 0 देन vy विल चेंज, मतलब नॉट कांस्टेंट। अब देखिए ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन x डायरेक्शन में कब लगाई जा सकती है, ये तब लगाई जा सकती है जब ax कांस्टेंट होगा। आपको याद है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी। और सिमिलर इक्वेशन y डायरेक्शन में भी लगाई जा सकती है, लेकिन y में वो कब लगाई जाएंगी, जब ay कांस्टेंट होगा। अब एक मेरी बात सुनो, मान लो कभी आपको ऐसा सिचुएशन मिल जाए कि x में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है लेकिन y का कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन तो एप्लीकेबल होंगी लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होंगी क्योंकि ay कांस्टेंट नहीं है। अब मान लो ay कांस्टेंट है और ax कांस्टेंट नहीं है, तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल होंगी, ये एप्लीकेबल नहीं होंगी। और मान लो दोनों ही कांस्टेंट है तो दोनों ही डायरेक्शन में इक्वेशन एप्लीकेबल होंगी, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है ay कांस्टेंट होने से और इनको मतलब है ax कांस्टेंट होने से। ठीक, अब बात करते हैं इसी के बारे में। मान लो हमने यहाँ से एक पार्टिकल फेंका और पार्टिकल हमने u वेलोसिटी से फेंका, तो इस u को क्या बोला जाएगा, इनिशियल स्पीड या फिर प्रोजेक्शन स्पीड, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अब ऐसा करते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसको मैं मान लेता हूं x डायरेक्शन, और जो मेरा वर्टिकल डायरेक्शन है इसको मैं मान लेता हूं y डायरेक्शन। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे x y बना सकते हैं कि ये x हो गया और यहाँ ऐसे बना सकते हैं y, एक ही बात है, चाहे वहां लिख ले चाहे यहाँ लिख ले। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसका x एक्सिस से कुछ एंगल है, कितना थीटा, तो मैं उसके कंपोनेंट कर सकता हूं। हमने वेक्टर में कंपोनेंट करना सीखा था। अब वो वेक्टर चाहे वेलोसिटी वेक्टर हो, चाहे वो एक्सेलरेशन वेक्टर हो, चाहे वो फोर्स वेक्टर हो, है तो वो वेक्टर की प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा। तो वेक्टर के कंपोनेंट होते थे, तो मेरी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके भी मैं कंपोनेंट कर सकता हूं। तो मैंने वेलोसिटी का कंपोनेंट किया, एक आया x कंपोनेंट। अब आपको याद होना चाहिए कि जिस साइड से एंगल थीटा होता था उधर कंपोनेंट क्या आता था, u cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाले साइड में कौन आता था, u sin थीटा। मतलब cos थीटा वाला इधर आता था जिधर से एंगल थीटा होता था, sin थीटा वाला उधर आता था किधर, जिधर से एंगल थीटा है उसके परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और ये कौन हुआ, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो इसको कभी-कभी ऐसे ux भी कहा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और इसको कभी-कभी uy भी कहा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ठीक, अब आगे बात करते हैं। मैं मान लेता हूं कि किसी समय पे मेरा पार्टिकल यहां पर है, ठीक, और पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, तो आप पाथ पर टेंजेंट डालिए, तो पाथ की टेंजेंट क्या बताएगी, पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में आया तो वेलोसिटी मैंने मान लिया लेट से वेलोसिटी v, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा कितना, तो अगर ये एंगल θ1 है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल θ1 है तो हॉरिजॉन्टल की तरफ cos वाला मतलब v cos θ1 और उसके परपेंडिकुलर वाला v sin θ1। तो ये कौन हुआ, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और ये कौन हुआ, वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ठीक, अब मैं यहाँ की बात करूं इस सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो टेंजेंट आएगी वो किधर आएगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो किधर होगी, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हमने क्या कहा है, x डायरेक्शन, मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, आप ऐसे सोचिए, तो इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ, कोई वेक्टर ऐसे किसी एंगल पर होता, मान लो ये एंगल थीटा होता, तो इधर आ जाता u cos थीटा, ऊपर क्या आता है u sin थीटा। अब सोचो थीटा 0 हो गया तो u sin थीटा कितना आएगा, 0, तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी ना, तो थीटा क्या हो गया, 0, तो ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे कितना आएगा, 0, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है vy इक्वल टू 0। तो ये जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट होता है, देखो ये इसकी ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, तो ये इसका पाथ है,
इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट कैसे आई मेरी हॉरिजॉन्टल, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होता है 0। और सिमिलरली जब पार्टिकल ऐसे वापस धरती की तरफ आएगा तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, और सेम स्टोरी उसके भी कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक x कंपोनेंट आएगा और एक y कंपोनेंट आएगा। ठीक, जैसे ये एंगल अगर θ2 है, ये वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है, तो ये कितना हो जाएगा v2 cos θ2 और ये कितना हो जाएगा v2 sin θ2। ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं जानता हूं कि मेरे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन को मेरा क्या नाम हो जाएगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं, पार्टिकल का एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो हमारा पार्टिकल है उसका ax कितना है 0, मतलब ax कितना है 0, लेकिन ay क्या है नॉन जीरो है, लेकिन ay नॉन जीरो है बट वो कांस्टेंट है, कभी बदलेगा नहीं, हमेशा कितना है g के बराबर, और किधर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, जो भी एक्सेलरेशन वो किधर है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड तो मेरा y वाला लाइन है, अपवर्ड पॉजिटिव y और डाउनवर्ड नेगेटिव y। तो अगर ax 0 है तो आप ये कह सकते हैं कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, x component of velocity will be constant, मतलब जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा मतलब बदलेगा नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना था u cos थीटा, तो ये वाली जो चीज है ना इसकी भी वैल्यू किसके बराबर होगी u cos थीटा। क्यों, क्योंकि मेरा ax 0 है तो मेरा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर होगी, ये गारंटी है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी u cos थीटा। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा u cos थीटा। सिमिलर स्टोरी, ये वाला भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होगा u cos थीटा, ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होगा u cos थीटा। कारण क्या है, क्योंकि ax 0 है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट कभी बदलेगा ही नहीं, तो बदलेगा तो कौन बदलेगा y कंपोनेंट। तो देखो बदला, इनिशियली क्या था नॉन जीरो और यहां इस समय पे क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो अगर मैं मान लेता हूं कि जो मेरा पार्टिकल था, मैं मान लेता हूं कि मेरा पार्टिकल लेट्स से t = 0 पे मेरा पार्टिकल यहां था, मैं और कलर यूज कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि चलिए ब्लू यूज किया जाए। मान लेते हैं कि जब मैंने पार्टिकल को फेंका था वो समय था t = 0 और मैंने माना कि जब मेरा पार्टिकल यहां पहुंचा तो वो घड़ी में समय हो रहा है t, तो यहां से यहां तक टाइम इंटरवल हो गया t, तो मैं 0 से लेकर t टाइम इंटरवल के लिए इक्वेशन लिखना चाहता हूं। ठीक, तो मेरा vx जो है, vx जिसको मैंने v cos θ1 लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा u cos θ। कारण क्या है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलेगी नहीं, क्योंकि ax क्या है 0। और अगर हम vy की बात करें तो vy कितना आएगा, vy = uy plus ay into t। vy कितना है, vy है, uy कितना होगा आपका, तो uy कितना है आपका प्लस u sin थीटा। प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है और अपवर्ड को हमने पॉजिटिव बोला है, अपवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड को हमने पॉजिटिव बोला है, प्लस ay किसके बराबर है आपका -g और टाइम इंटरवल कितना है आपका t, तो vy का जो वैल्यू आया वो आया u sin थीटा -gt। अब चाहे तो वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर वो कितना आया, वो आया u cos थीटा i कैप प्लस vy कितना आया u sin थीटा -gt j कैप। दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। तो और अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे निकालते हैं, i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर उसका रूट। तो ये क्या आएगा, ये आएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। ये कौन हुआ आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसी समय t पे। अब मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहता हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैं अब लिखना चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा x कंपोनेंट और एक कौन होगा y कंपोनेंट। ठीक, तो मैं अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना चाहूं तो dx की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए एक्सेलरेशन तो 0 है तो हॉरिजॉन्टल में वो कितना चल के जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम,
तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा और टाइम इंटरवल कितना है t। अब मुझे लिखना है y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, तो देखिए मैं यहां लिख के दिखाता हूं dy, वो आएगा इनिशियल वेलोसिटी कितना है u sin थीटा, आप प्लस u sin थीटा लिखें क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है और अपवर्ड को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है, इनटू t। एक्सेलरेशन आएगा आपका माइनस g, तो मैं माइनस को पहले ही आगे लिख देता हूं, हाफ g इंटू टी स्क्वायर। तो अगर आप उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे तो वो आएगा आपका क्या, u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ g t स्क्वायर j कैप। ठीक, अब देखो इसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि मान लो पार्टिकल को मैंने यहां से फेंका और मान लेते किसी समय पे पार्टिकल समय यहां पर t पर यहां पर है और जो उसको मैंने फेंका वो u स्पीड से फेंका और जो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो मान लेते हैं वो कितना है, थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा आया, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा आया। अब ऐसा करते हैं जहां से मैंने फेंका ना उसको हम मान लेते हैं ओरिजिन 0, 0 और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं मान लेता हूं x डायरेक्शन और इस वर्टिकल डायरेक्शन को मैं मान लेता हूं y डायरेक्शन। ठीक, तो मुझे इनिशियल कोऑर्डिनेट पता है 0, 0, तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते हैं x और y। तो मेरा dx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 0 मतलब किसके बराबर x, और dy क्या हो जाएगा मेरा y माइनस 0 मतलब कितना y। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो पोजीशन वेक्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने माना कि जब पार्टिकल यहां पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा x i कैप प्लस y j कैप। अब x का वैल्यू क्या होगा, तो मैं देखो x का वैल्यू किसके बराबर होगा dx और y का वैल्यू किसके बराबर होगा dy। तो अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर लिखने चाहेंगे तो पोजीशन वेक्टर भी यही वेक्टर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 थे ना, देखो इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या थे 0, तो dx x के बराबर dy y के बराबर। अगर ये 0 नहीं होते तो dx x के बराबर नहीं होता। तो सिंपलिसिटी के लिए पहले हम 0 मान के चलते हैं। तो अगर इसका मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं पार्टिकल का तो वो क्या आएगा, वो भी यही आ गया, क्या u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। तो ये हुआ आपका पोजीशन वेक्टर किसी समय t का। ठीक, चलिए